आज हम नागार्जुन की एक कविता कालिदास के बारे में बात करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। यह कविता एमए के पाठ्यक्रम में है। इस कविता का संदर्भ अथवा भूमिका यह है कि नागार्जुन इस कविता में कवि कर्म को परिभाषित करना चाहते हैं। वह इस सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहते हैं कि कवि की रचना धर्मिता, कवि का कवि कर्म उसके निजी जीवन से संपृक्त होता है। यह उसकी निजी जिंदगी में हुए उथल पुथल, हुए परिवर्तनों से अछूता नहीं रहता। यह कवि की भावनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। इसके लिए वह कालिदास को माध्यम बनाते हैं। वह कालिदास से संवाद स्थापित करते हैं इस कविता में और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। कालिदास संस्कृत के महाकवि थे और उन्होंने कई महाकाव्यों की रचना की जो विश्व स्तरीय साहित्य की श्रेणी में आते हैं। यहां पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दो नामों का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। पहला नाम है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, यानी कविता सहज ही कवि के मन से उच्छलित होती है। एक दूसरे आलोचक का जिक्र करना चाहूंगा, उनका नाम है टीएस एलियट। टीएस एलियट ने कहा कि कविता और कवि में जितना ही अंतर होगा, जितनी ही दूरी होगी, वह कृति उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। कविता कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व से उसका पलायन है। आइए इस कविता को समझते हुए इन सिद्धांतों को भी समझ सकेंगे और नागार्जुन क्या कहना चाहते हैं उसको हम समझ सकेंगे। नागार्जुन लिखते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास को संबोधित करते हुए नागार्जुन लिखते हैं कि हे कालिदास, आप ये सत्य रूप में बताओ कि इंदुमती का जो वर्णन आपने किया है, इंदुमती और अज, ये दोनों पात्र रघुवंश के पात्र हैं। रघुवंश संस्कृत का महाकाव्य है, कालिदास ने इसको लिखा था। इस महाकाव्य में रघु की वंशावली का वर्णन है। अज दशरथ के पिता थे और इंदुमती उनकी पत्नी थी। अज की पत्नी इंदुमती थी। इंदुमती बहुत ही सुंदर थी, रूपवती थी और इंदुमती की मृत्यु हो जाती है। इंदुमती के मृत्यु के बाद अज का करुण विलाप कालिदास ने लिखा है। नागार्जुन यहां पर उस उद्धरण को सामने लाते हैं और कालिदास से प्रश्न करते हैं कि हे महाकवि, आप यह बताओ कि इस रुदन को किसने किया था? यह क्या आपकी निजी भावनाएं नहीं थी? क्या आपकी करुणा इससे जुड़ी नहीं थी? आपने अपने जीवन में इसको महसूस नहीं किया था? क्या यह आपकी अभिव्यक्ति है या अज की अभिव्यक्ति है? नागार्जुन कहना यह चाहते हैं कि कवि का कविता कर्म उसके ही व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध होए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। अपनी विचारधारा को पुष्ट करते हुए नागार्जुन दूसरे उद्धरण को आगे लेकर आते हैं।
यह उद्धरण कालिदास की रचना कुमार संभवम से है। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया। प्रकरण है कि शिव जी को सम्मोहन बाण कामदेव ने चलाया और इससे कुपित होकर शिव जी ने उन्हें अपनी तीसरी आंख खोलकर उन्हें भस्म कर दिया। अब कामदेव के भस्म होने के बाद उसकी पत्नी रति का विलाप बहुत ही विशद और बहुत ही सुंदर ढंग से कालिदास ने किया। वह इतना सत्य है, नागार्जुन कहते हैं कि वह दृश्य, वह कविता, वे शब्द इतने सत्य प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वह बिना अनुभव के कोई कवि लिख सकता है। तो नागार्जुन कालिदास से प्रश्न करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि रति रोई या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे, कि जो करुणा उत्पन्न हुई इस दृश्य को देखकर, वह स्वयं कालिदास की अपनी निजी करुणा थी। तीसरे उदाहरण के लिए उन्होंने नागार्जुन ने एक नाटक का सहारा लिया। यह नाटक भी कालिदास का है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उछटा। कालिदास ने मेघ दूतम करके एक खंड काव्य लिखा। इस खंड काव्य में यक्ष को एक वर्ष यक्षिणी से दूर चित्रकूट में गुजारना होता है। वह उस श्राप को भोगता है और इसी दौरान आषाढ़ का प्रथम दिवस आता है। इस प्रथम दिवस में बादलों को देख करके यक्ष को अपनी पत्नी की याद आती है और वह उन मेघों से अर्चना करता है और उन्हें पुष्प चढ़ाता है। कुटज के पुष्पों को चढ़ाकर वह उनसे संदेशा भेजता है कि मेरी पत्नी से यह कहना। तो नागार्जुन कहते हैं कि उस समय जब यक्ष ने मेघों से अर्चना किया, खड़े खड़े जब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिसके द्वारा ही संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। इसमें कुछ शब्द हैं। पुष्करावर्त, पुष्कर और आवर्त दो पर्वत हैं और मेघों को उन्हीं के परिवार का, उन्हीं पर्वतों के परिवार का माना जाता है। तो नागार्जुन कहते हैं कि जिस समय यक्ष मेघों से प्रार्थना कर रहा था और मेघ जाने कितने समय तक रुक के, ठहर के उस प्रार्थना को सुन रहे थे, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो वह जो करुणा थी यक्ष के मन में, जिससे प्रेरित होकर वह मेघों से अर्चना कर रहा था, और वह करुणा जो मेघों के अंदर थी, जिसकी वजह से वे रुककर, ठहर कर उसकी व्यथा सुन रहे थे, तो कालिदास सच सच बतलाना कि यह तुम्हारी निजी भावनाएं नहीं थी। इन तीनों उदाहरणों को प्रस्तुत करके नागार्जुन यह साबित करना चाहते हैं, इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि कला कलाकार की निजी भावनाओं से, निजी वैशिष्ट से पनप, कोई कृति कृतिकार के संवेदनाओं से उत्पन्न होती है। ये जो विचारधारा है जिसमें
एक तरफ टीएस एलियट आकर खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ वर्ड्सवर्थ आकर खड़े हो जाते हैं, तो इस विचारधारा में, इन दोनों विचारधाराओं में वर्ड्सवर्थ या स्वच्छंदतावादी विचारधारा के का पक्ष नागार्जुन ने लिया है। इस कविता की विशिष्टता यह है कि इसमें नागार्जुन इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि कवि का कवि कर्म उसकी अपनी व्यक्तिगत चेतना से उपजता है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखी जा सकती है। सूखी समिधा सम, श्याम घन घटा, सच सच पर पीड़ा, पूर पूर, थक थक कर चूर चूर हो, यहां पर अनुप्रास अलंकार की छटा देखी जा सकती है। कविता में आंतरिक लय है जिससे इसको गेय माना जा सकता है। कालिदास की 3 रचनाओं का उद्धरण लाकर कवि ने पाठकों के लिए सांस्कृतिक विकास की योजना भी रखी है, यानी पाठक को सांस्कृतिक तौर पर विकसित होने का मौका मिलता है। यदि आपको कोई प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, कोई टिप्पणी हो, तो हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।